इसका मतलब ये वो हिस्सा है जिसे आप कह सकते हैं ए बट नॉट बी, माने ए माइनस बी, एक चीज है ना। लेकिन साथ में अगर कोई भी थोड़ा सा भी और आगे अपने नोट्स को अगर थोड़ा और रिच करना चाहता है तो अगले ही डायग्राम में बिल्कुल सेम टू सेम दोबारा डायग्राम बना ले, इधर ए लिख ले, इधर बी लिख ले, बाहर यू लिख ले, यूनिवर्स, और साथ में ये भी जान ले कि ये वाला जो हिस्सा है ना वो हिस्सा है बी का जिसमें ए शामिल नहीं है, तो इसे बी माइनस ए पढ़ेंगे। हाँ, ये भी लिख लो। तो इसका मतलब ये कि सो बी माइनस ए, ठीक है ना, रिप्रेजेंट्स बी बट नॉट ए। हाँ, ये वो बी का हिस्सा है जो ए में नहीं है, मतलब जिसमें ए नहीं है ना भाई। ये छोटी छोटी चीजें और जोड़ते चलो, बिल्कुल बेसिक से जब चीजों को उठा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी रखता हूं कि मान लीजिए मैंने कोई एक डेक ऑफ कार्ड लिखा, ठीक है ना। डेक ऑफ कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाले हम लोगों ने, ठीक है। अब 2 इवेंट लेके आता हूं आपके सामने क्योंकि मुझे ए और बी का आपको अंतर समझाना है। तो मान लीजिए मैंने 2 इवेंट ढूंढी, जिसमें इवेंट ए में ले लेता हूं कि हम कोई एक कार्ड एस का निकालेंगे, कम से कम एक कार्ड एस का निकालेंगे। तो ज्यादा ज्यादा कितने निकालते हैं? 4। भाई हमारे पास में टोटल 52 कार्ड्स है ना, उसमें से अगर देखा जाए तो 4 ही तो कार्ड एस की होंगे। तो अगर मैं आपसे एक इवेंट के बारे में सोचने कह रहा हूं जिसमें एटलीस्ट 1 कार्ड ऑफ एस है, इसका मतलब कम से कम एक कार्ड तो हम एस का सोच रहे हैं, राइट है। माने ए जब भी होगा तो कम से कम एक कार्ड तो आएगा ही आएगा। अच्छा, इवेंट बी एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें कोई भी फेस कार्ड ना है, और आपको पता होगा एस अपने आप में फेस कार्ड है भी नहीं, ठीक है ना। तो इवेंट बी है जिसमें नन ऑफ द फेस कार्ड है, माने कोई भी फेस कार्ड नहीं है। अच्छा, अगर किसी ने मेरे से कहा अब ए बट नॉट बी बताओ, आप लिखते भी चलना साथ साथ में, ए बट नॉट बी बताओ, है ना। तो इसका मतलब ये कि सामने वाला मुझसे कह रहा है कि नन ऑफ द फेस कार्ड। इसका मतलब ये कि अगर किसी ने मेरे से कहा कि बी डैश क्या होगा, बी डैश का मतलब ये कि सारे फेस कार्ड है। भाई बी का मतलब है कोई फेस कार्ड नहीं, तो बी डैश का मतलब हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, सही है ना। इसका मतलब सारे फेस कार्ड, ठीक है। ऑल कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, ये लिख लो आप साथ में। अब आपसे क्या मांगा जा रहा है? ए बी हो, ए माने एस हो, भाई कम से कम एक एस हो, ठीक है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 2 कार्ड निकाल रहे हैं। 2 कार्ड में एक कार्ड तो एस का निकले। और इवेंट बी क्या चाहते हैं हम? इवेंट बी नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं बी डैश, क्योंकि ए बट नॉट बी का मतलब बी डैश चाहते हैं, और बी डैश का मतलब है कि सारे कार्ड फेस कार्ड हो। तो अब क्या क्या संभावना है वो सोच लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या है भाई। हमने 2 पत्ते निकाले, अगर हमने 2 कार्ड चुने तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जिसमें ए और बी डैश आए, माने ए और बी डैश आए, मतलब दोबारा सोच लेना, एस आए और बी डैश का मतलब फेस कार्ड आए, एस भी आए और फेस कार्ड भी आए। फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास? 3। कौन कौन से? किंग, क्वीन, जैक, है ना भाई। अगर मेरे पास 3 फेस कार्ड है तो देखो दोनों संभावनाएं रखता हूं मैं, तो मैं एक लूंगा कि भाई मेरे पास एक एस आ जाए और दूसरा किंग आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने चाहा ए एंड बी डैश, माने दोनों साइमल्टेनियस लेकर होनी चाहिए भाई, है ना। अच्छा, अब अगर देखा जाए एक एस आ जाए, दूसरी क्वीन आ जाए, एक एस आ जाए, दूसरा जैक आ जाए, या उल्टा जैक आ जाए, एस आ जाए, जैक क्वीन आ जाए, एस आ जाए, या किंग आ जाए, एस आ जाए। तो मतलब अगर कोई देखेगा तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं साहब। ए बट नॉट बी की हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? 6। हाँ, तो ऐसे आपको पढ़ना भी आना चाहिए कि ए माइनस बी का क्या मतलब है ना। ए माइनस बी का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए बी हो और बी डैश हो, बी डैश को ध्यान से दोनों एक साथ होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं ए से एस नहीं चलेगा। हाँ, अब देखो एक और थोड़ा और दिमाग लगाते हैं कि क्या हम अभी तक सारी चीजों को समझे या नहीं समझे, उसके ऊपर जरा धीरे धीरे एक चर्चा करते हैं ना, बड़े ध्यान से समझना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, यहां से क्वेश्चन जब आएगा तो देखते हैं हमने कितना सीखा अभी तक, अलजेब्रा इवेंट को कितना समझा हमने। देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा 2 डाइस फेंकी गई है। अच्छा, एबीसी जो है वो 3 इवेंट्स हैं, और जिसमें पहली इवेंट है, इवेंट ए इस तरह से घट रही है कि इवन नंबर फर्स्ट डाइस पे है। ओके, इवन नंबर फर्स्ट डाइस पे, इसका मतलब ए का नाम सुनते मेरे दिमाग में आएगा 2 4 6 ऑन द फर्स्ट डाइस, ठीक है। सेकंड नंबर पे दे रखा है कि गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर ऑन द सेकंड डाई, जो सेकंड डाई है उस पे एक ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ 3 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है, ठीक है। सी एक ऐसी इवेंट है जिसका मतलब है कि भाई जो सम है वो हमेशा कैसा है, 7 या 7 से कम आए, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके बात करते हैं। ए एंड बी, अगर किसी ने मेरे से कहा ए एंड बी तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, है ना भाई। अच्छा, ए इंटरसेक्शन के बी का मतलब ये कि दोनों घटनाएं एक साथ घटना है,
घट जाए। माने फर्स्ट डाइस पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पे 3 आ जाए, पहली पे 2 आ जाए, अगले पे 5 आ जाए, 4 आ जाए, अगले पे 3 आ जाए, 4 और 5 आ जाए, और यहां पे देखा जाए 6 और 3, 6 और 5, दैट्स इट। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ए एंड बी के अंदर सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों को एक साइमल्टेनियसली घटाना है। अच्छा, अब सेकंड वाले की बात करते हैं। अगर किसी ने कहा बी माइनस सी का क्या मतलब है, तो पहले इसे सही ढंग से लिखेंगे अपन, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी डैश। अच्छा, अब यहां आते ही सी डैश सोचो। सी एक्चुअल में एक ऐसी इवेंट है जिसमें सम ऑफ नंबर जो है वो हमेशा 7 या 7 से कम है, तो सी डैश एक ऐसी इवेंट हो जाएगी जिसमें सम हमेशा 7 से बड़ा आ जाए। अच्छा, लेकिन बी का तो रोल सिर्फ सेकंड डाइस पे है ना। हाँ, बी का रोल सिर्फ सेकंड डाइस पे, तो फर्स्ट डाइस पे क्या आ सकता है? फर्स्ट डाइस पे अगर देखा जाए तो कोई भी इस तरह से इवेंट लानी है जिसका मतलब, जैसे मैं आपके सामने रखता हूं, देखो आपके सामने मेरे को सी डैश के बारे में पहले पता है कि मैं क्या क्या सोच सकता हूं। पहले मैं बी रख रहा हूं, बी ऑन सेकंड डाइस या तो 3 रखा जा सकता है, या 3 रखा जा सकता है, या 3 रखा जा सकता है। मैं जान करके ऐसे 3 बार रख लेता हूं, 5 5 5, ठीक है ना भाई। अब मैं आगे ऐसे नंबर रखूंगा जिनके कारण मुझे ये फील आ जाए कि मेरा नंबर का सम जो है वो ओवरऑल 7 से बड़ा है। जैसे मैं यहां पे 4 रखता हूं तो सम 7 से बड़ा नहीं आ रहा, तो रॉन्ग हो गया ये। जैसे मैंने 2 रखा तो सम दोनों का सम 7 से बड़ा नहीं आ रहा, रॉन्ग हो गया ये। मुझे एक्चुअल में बी एंड सी डैश साइमल्टेनियसली अकर करवाने, तो मेरे पास एक ही चॉइस बचेगी 5, या फिर बचेगा 6, और तो कुछ हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई। आप 7 तो रख नहीं सकते डाइस पे, तो हटा लो इसके, ठीक है ना। तो अब आपके लिए बचा क्या? 5, यहां पे रख लेते हैं 5, ठीक है भाई। एक 5 और यहां लगा लेते हैं, क्या मालूम कैसे कैसे बैठेगा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहां पे, देखो फर्स्ट डाइस पे क्या आएगा, 2 आएगा तो 7 बनेगा, मतलब नहीं है। 3 5 4 5 5 5 6 5, राइट है ना भाई। यहां पे कितना बनेगा? 6,5। मतलब अभी तक सम 7 से बड़ा आ रहा है। मैं एक्चुअली में बी भी अकर हो रही है, क्योंकि बी का काम है सिर्फ सेकंड डाइस पे ऑड प्राइम नंबर रखना, और सी डैश का काम है कि सम 7 से बड़ा है, तो दोनों साइमल्टेनियसली अकर करवाना है, राइट है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या दोस्त? मुझे तो नहीं लग रहा। तो इसका मतलब बी और सी डैश को लेकर के मैंने बी माइनस सी फाइनली मेरे लिए आ गया, ऐसे सोचना है। अच्छा, फिर भी नहीं सोच पाए तो डोंट वरी, एनिमेशन से दिखा दूंगा दोबारा। अगला देखो, अगला कह रहा है थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? ए इवेंट भी हो और बी डैश भी हो। मैंने सेकंड डाइस पर ऑड प्राइम नंबर ना आए, है ना, सेकंड डाइस पे ऑड प्राइम नंबर ना आए। अच्छा, एंड सी डैश का मतलब ये कि सम जो है वो 7 या 7 से बड़ा भी हो। मतलब अब मेरे को तीनों चीजें एक साथ चाहिए, सम 7 से बड़ा हो, सम ग्रेटर देन 7 हो। अच्छा, ऑड प्राइम नंबर रोक देंगे, ऑड प्राइम नंबर ये अपन स्टॉप मार देते हैं, राइट है। अच्छा, अब ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हो गया कि भाई मेरे को फर्स्ट डाइस पर इवन नंबर रखना है। अब मैं सोचना चालू करता हूं, फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर, पहले से 2 2 2 3 बार लिख लेता हूं। अब दिमाग लगाते हैं, रेडी। अच्छा, मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे ऑड प्राइम नंबर ना आए, परंतु सम 7 से बड़ा है। अच्छा, 2 के साथ क्या रख सकते हैं? 6, सम 7 से बड़ा भी आ रहा है, 2 के बाद 6 2 6, हाँ। तो इसमें मैंने तीनों बातें एक साथ रखवा दी, एक तो ऑड प्राइम नंबर नहीं आने दिया। अच्छा, किसी ने कहा सर 2 5, नहीं 2 5 तो सम 7 हो जाएगा ना, तो 2 के साथ तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो हटा लो इसको। अच्छा, अब यहां रखते हैं 3, ठीक है भाई, फर्स्ट डाइस पे, लेकिन 3 रख नहीं सकते फर्स्ट डाइस पे, ए के कारण यहां तो 4 आएगा, ठीक है, यहां पे भी 4, ऐसे ही 4 3-4 बार लिख के रख लेते हैं। अब दिमाग लगाते हैं, हमें सम 7 से बड़ा रखना है। देखो, एक तरीका था कि मैं कर दूं 4, सही, एक तरीका मैं 4,5, एक तरीका मैं 4,6 सोचूं, लेकिन मैं 4,5 नहीं सोच सकता, क्योंकि 5 यहां पे आते ही ऑड प्राइम नंबर ऑन द सेकंड डाइस आ जाएगा, जो कि अपने आप में बी इवेंट है, जबकि मुझे तो बी डैश बोला है, तो इसका मतलब मैं ऑड को रोकूंगा, तो इसका मतलब 4 5 को रोकूंगा। अब 4 6 ही बचा, तो 4 6 में यहां लिख लेता हूं। आप सोच रहे हो कि 4 7, नहीं भाई, डाइस पे 7 नहीं आता ना, इसलिए नहीं लेंगे। फिर अगले में क्या चलेंगे? 6, राइट है, 6 6, ऐसे 6 रख लेते हैं 3-4 बार। भाई हम तो ट्रायल कर रहे हैं ना। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 3, लेकिन 3 ले नहीं सकते। 2, हाँ 2 ले सकते हैं, 6 और 2 का सम 8 से बड़ा भी है, और 2 अपने ऑड प्राइम नंबर भी नहीं है। 3 ले नहीं सकते, तो 4 चलेगा, 5 चलेगा ना, 5 नहीं ले सकते ना, क्योंकि ऑड प्राइम नंबर है, सेकंड वाले पे ऑड प्राइम नंबर आने नहीं देता, तो 6, तो ये बचा। मतलब ये वो जगह आ गई जहां पे ए बी डैश और सी डैश तीनों एक साथ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट। तो पहले जब तक आप लिखो, फिर मैं इसको बहुत ध्यान से देखना, मैं एनिमेशन से दिखाऊंगा, ठीक है। आप आराम से पहले यहां तक देख लें,
फिर उसके बाद एनिमेटेड फॉर्म में दिखेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी बढ़ेगी, ताकि हम अलजेब्रा ऑफ इवेंट को क्लिक करने लग जाएं, क्योंकि ये सब बेसिक बातें जो है ना, ये सब बड़े क्वेश्चन बनेंगे। अदरवाइज क्या आपका सोच ही डेवलप नहीं होगा, आपकी थॉट डेवलप करनी है ना, तो इस तरह से थोड़ा तो दौड़ना पड़ेगा ना। आई एक्सपेक्ट कि आप समझ रहे हैं, है ना। रेडी? अगर आपने यहां तक देख लिया हो तो, है ना। अब समझो, देखो जैसे मान लीजिए मैंने तीनों इवेंट को एक साथ रख दिया। अब मैं एक एक करके आपके सामने सारे डाइस खोल देता हूं। ये अपने पास पॉसिबिलिटीज हैं, आप देख रहे होंगे। इसमें फर्स्ट डाइस पे 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5, मतलब ये ओवरऑल 36 केसेस हैं। अब पहला क्वेश्चन उठाते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है ए एंड बी। साफ बोल रहा है ए और बी दोनों एक साथ अक्कर होने चाहिए। ए और बी एक साथ अक्कर होने चाहिए, कहना मतलब फर्स्ट पे एक तो इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, सबसे पहला काम अपन इवन डाइस वाले ही रखते हैं। इसमें देखो आप फर्स्ट डाइस देखो, सिर्फ सबकी फर्स्ट डाइस देखो, इवन 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 दिखेगा, दिखा है ना। अच्छा, अब बी को उठाता हूं। बी क्या चाहता है मुझसे, ऑड प्राइम नंबर होना सेकंड डाइस, मैंने 3 और 5 वाले ही बचे हैं। सेकंड डाइस पे जो 3 हो और 5 हो वही बचे, बाकी सब भी 50-50 में आउट हो जाए, तो ये बच गए 3 और 5 के नाम पे। देखा आपने, देख लो आप, फर्स्ट पे इवन है और सेकंड वाले पे 3 है। फर्स्ट पे इवन है, सेकंड वाले पे 3, फर्स्ट पे इवन, सेकंड वाले पे 3, फर्स्ट पे इवन, सेकंड वाले पे 5, इवन 5, इवन 5। तो इसका मतलब ये सारे केसेस हो गए, है ना। हाँ, एनिमेशन चीजें आसान बहुत लगती है, लेकिन वहां तो आप ही हो, तो पहले वाला जो अपना मेथड है वो बुरा नहीं है, वो भी ध्यान रखना। हाँ, ये चीजों को थोड़ा अच्छे से समझाएगा, बहुत अच्छे से। थोड़ा नहीं, मैं वहां पे बोर्ड पे तो जिंदगी में नहीं दिखाता था, है ना। तो इसका मतलब ये कि ये बहुत आगे की टेक्निक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकंड, बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब होता है बी एंड सी डैश, माने सम 7 से बड़ा है, बी भी हो और सेकंड भी हो। देखो अब जरा बी माइनस सी के लिए बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं बी पे। बी क्या चीज है, सेकंड डाइस पर 3 या 5 आना। सेकंड डाइस पे 3 और 5 वाले रह गए। अब सी डैश का मतलब वो जिनका सम 7 से ज्यादा है। देखो इन दोनों का सम 4 है, इन दोनों का सम 5 है, इन दोनों का सम 6 है, इन दोनों का सम 7 है, तो ये तो होने ही नहीं चाहिए। इन दोनों का सम 6 है, इन दोनों का सम 7 है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हट जाएंगे। हाँ, अरे सर अब क्लिक कर गया सर, सबका सम 7 से बड़ा चाहिए, सी डैश भी एक साथ, दोनों एक साथ अक्कर होने चाहिए। भाई बी इवेंट के कारण सर आपके पहले यही रह गए, और जैसे ही सी डैश लगाया हमने, इंटरसेक्शन करा, ये भी गायब हो गए। हाँ, अब समझ में आया, ये वो लोग रह गए जिनमें बी भी है और सी डैश भी है। क्लिक क्लिक, बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया, है ना। तो चलो ये भी हटा लेता हूं। आई एक्सपेक्ट की वाली, इसमें कुछ लिखने लिखाने की तो चीज है नहीं, ठीक है। आप चाहो तो बस ये आंसर दो, अगर किसी ने पहले कॉपी नहीं करा हो तो उसके कारण ये भी कॉपी कर ले भाई, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाले पे, है ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश पे। चलो देखो वापस सारे के सारे लेके आए। अब सबसे पहले बात करते हैं ए इवेंट। ए इवेंट का मतलब फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर का आना, ठीक है। ए इवेंट घट गई, ए इवेंट ही हुई है अभी तक, फर्स्ट डाइस पे सब पे इवन है, राइट है। अब बात करते हैं बी डैश। बी डैश का मतलब ये कि सेकंड डाइस पे ऑड प्राइम नंबर ना आए। इसका मतलब ये कि ऑड प्राइम नंबर, एक तो ये कट जाए 3, ठीक है, यहां से ये कट जाए, ये कट जाए, 5 कट जाए, ये 5 वाले ये हट जाए, सेकंड डाइस पे ये नहीं आने चाहिए बस, तो ये हट गया। देख लो आप, यहां तक सिर्फ बी डैश कर हुआ है। अभी तक मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश तक आया हूं, अब मैं तीसरे वाले को इंटरसेक्ट करा रहा हूं, सी डैश को। सी डैश का मतलब सम 7 से ज्यादा होना चाहिए। पहले देख लो आप क्या क्या हटेगा, ठीक है ना। फटाफट से देखो जो बच गए उनमें देखो, इसका सम 3, इसका सम 4, इसका सम 5, इसका सम 6, इसका सम 7, इसका सम 8। तो ये भाई देखा जाए तो ये भी हटना चाहिए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि सम 7 से ज्यादा चाहिए, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो सम कितना है, 6 है, ये 8 है, तो ये तो बच जाएगा, ठीक है। ये सम देखो कितना है भाई, 8 है, तो मतलब ये सारे बच जाएंगे, तो ये सब हट गया, देख लो आप, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब जो ये थे ना, इनमें भी यही बचे। यहां से हमारे को पता चला और हमने कॉपी कर लिया खटाखट, राइट है। अब लेकिन वहां पे पेपर में आप बैठ करके अंदाजा नहीं लगा सकते। पेपर में तो आपको उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जिस रास्ते से अपन गए थे पहले, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब आई एक्सपेक्ट की वाली बात आपको जबरदस्त समझ में आई होगी, और फिर आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ इवेंट के बाद में भी कुछ एक पॉइंट अपने रह गए थे, जैसे हम लोगों ने इवेंट्स के बारे में जान लिया था, पॉसिबल इवेंट, सॉरी इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, ठीक है ना। और मैंने आपको सिंपल इवेंट बता दिया था, कंपाउंड इवेंट बता दिया था, ठीक है। अब कुछ एक बेसिक बातें जिनके बगैर आगे चैप्टर की बात तक नहीं उठाई जा सकती, उसे भी लिख लेते हैं, और वो है पहला टर्म इक्वली लाइकली इवेंट्स।
इक्वली लाइकली इवेंट क्या है? एक्चुअली में क्या है, जिनके चांसेस ऑफ अक्रेंस जो हैं, जैसे मान ली कोई दो, मतलब एक सिक्के पे हेड आए या टेल आए, कौन ज्यादा आएगा? मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए एक कॉइन पे उछलने पे हेड के आने के चांसेस ज्यादा है या टेल के, तो आप कहोगे बराबर है सर दोनों के चांसेस। हाँ, तो जैसे आप बोलोगे ना सबके चांसेस बराबर है, तो हम उन्हें कहेंगे वो इक्वली लाइकली इवेंट्स है। जैसे मैंने एक पासा फेंका, 3 ज्यादा आएगा या 5 ज्यादा आएगा, तो आप कहोगे ये कैसे बता सकते हैं सर, 3 ज्यादा आएगा या 5 ज्यादा आएगा, दोनों बराबर है सर, मतलब कुछ भी आ सकता है। हाँ सही भाई देखा, अब ये और बात है कि हम चाहते हैं हम तो 3 ही लाए, तो अब वो एक अलग इशू है, लेकिन दोनों में से किसके आने के चांसेस ज्यादा हैं? तो जवाब है सर दोनों बराबर हैं। मतलब अगर बाय द वे रिग्ड नहीं है, वो जो डाई है वो अपने आप में रिग्ड नहीं है, मतलब अगर बाय द वे अनबायस्ड नहीं है, तब तो फिर भी मतलब फिर तो अगर मतलब बायस्ड है, फिर तो अपन समझेंगे कि फेवरेबल है, चलो भाई 5 ही ज्यादा आएगा, वो जानबूझ के इस तरह से घिसी गई है कि 5 की तरफ ही रुकेगा वो, ठीक है। अदरवाइज अगर अनबायस्ड डाइस है, और अगर अनबायस्ड डाइस है तो फिर इसका मतलब ये कि सभी बराबर है आने के। हाँ, तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या है, याद रखना, इवेंट्स विच हैव सेम चांसेस ऑफ अकरेंस, ठीक है ना, सेम चांसेस ऑफ अकरेंस, ठीक है ना। आगे लिख लेना, ऑल्सो नोन एज इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स, ठीक है भाई, लिख लेना आप ये बात कि इन्हें इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स भी कहते हैं, इक्वली लाइकली या इक्वी प्रोबेबल, है ना। और अपन कई बार इसे जोश में कभी कभी ईएल भी लिख देंगे, ठीक है ना, ताकि आप समझ जाएं कि ये ईएल का मतलब क्या है। अपनी भाई अपनी आपस की भी तो कुछ लैंग्वेज होगी ना, हाँ, तो उसके लिए ईएल लिख लेना। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने कहा कि इवेंट एक ऐसी इवेंट है जिसमें थ्रोइंग एन इवन नंबर ऑन अ डाई है, राइट है, तो आप कहोगे कि हाँ सर 2 4 6 का आना, मैं कहूंगा हाँ इवेंट ए का मतलब 2 4 6 का आना। अच्छा, अब यही अगर बाय द वे मैं कहूं कि थ्रोइंग एन ऑड नंबर ऑन अ डाई, तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये कि 135, ऑब्वियसली बात है 135। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि ए या बी में से कौन ज्यादा आ सकता है, ऑब्वियसली कोई भी, मतलब अब कौन ज्यादा आ सकता है ये तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर अनबाइस्ड डाइस है तो किसी भी तरफ जा सकता है, मतलब दोनों के चांसेस ऑफ हैपनिंग इक्वल है। हाँ, तो ऐसे केसेस में वी विल कॉल इट व्हेन चांसेस ऑफ हैपनिंग आर इक्वल, वी कॉल इट इक्वली लाइकली इवेंट, है ना। अच्छा, ये तो लिख लिया, अब आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। इक्वली लाइकली के बाद में अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये शब्द इतना ज्यादा आपको पिएगा, मतलब इतनी बार आपके सामने आएगा कि आपको याद ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप अंदर की बात भूल गए तो फिर गड़बड़ होगी, है ना। और वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, याद रखना, इन्हें हम लोग MEE भी बोलेंगे कभी कभी, या ME भी बोल सकते हैं, MEE, ठीक है। हाँ, शॉर्ट के अंदर भाई एक्चुअल में क्या ना, जैसे कोई भी दो ऐसी इवेंट ना जिसमें एक का होना दूसरे को होने को ही रोक दे, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि किसी कॉइन के टॉस करने पर अगर हेड आ रहा है तो टेल नहीं आएगा, तो हेड एंड टेल दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो ही नहीं सकते, तो हम कहेंगे दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर टेल आ रहा है तो हेड नहीं आएगा, भाई ऑब्वियसली बात है, कैसे आ जाएंगे दोनों एक साथ में? दो सिक्के उछलने तो बात अलग है, एक सिक्के के उछलने पर माने इफ वी टॉस वन कॉइन ओनली, देन हाउ इज इट पॉसिबल दैट हेड एंड टेल्स बोथ कम साइमल्टेनियसली? इट इज नॉट पॉसिबल। आप हमारी प्रोबेबिलिटी की भाषा में सिक्के खड़े नहीं होंगे, ठीक है, जो फिल्मों में हो जाते हैं भाई सीधा ही खड़ा हो गया, ना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हम हर वो बात करेंगे जो बिल्कुल आइडियल है ना, मतलब कहने का मतलब ये कि क्लास में जरूर हम लोग मजाक में कर सकते थे, लेकिन वहां पे भी मैं रोक ही देता हूं, वरना कंसेप्ट ही नहीं उठेगा। तो एक्चुअल में याद रखना है कि एक इवेंट का होना अगर दूसरे के अकरेंस को रोकता है तो बोथ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे बाय द वे मैंने कोई डाई फेंका, डाई पे अगर 1 आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, किसी भी एक नंबर के आने के बाद दूसरा नंबर कैसे आ सकता है? तो याद रखना, लिख लीजिएगा, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ अकरेंस ऑफ वन रिजेक्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर। बिल्कुल सीधा कहानी है, माने जब दोनों एक साथ हो ही नहीं सके, व्हेन बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो। कोई भी दो इवेंट अगर ए और बी हैं और अगर दोनों के बीच में किसी भी तरह का इंटरसेक्शन ही नहीं है तो हम कहेंगे वो दोनों अपने आप में डिसजॉइंट्स हैं, या फिर यूं कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट है। तो अगर बाय द वे इसको देखा जाए, ये ए ये बी दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में बसने वाले दो प्राणी हैं, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, वी कॉल इट ए और बी
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का नाम सुनते आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये यूनिवर्स है, इसमें इवेंट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। साफ दिख रहा है, कोई किसी में ओवरलैप नहीं हो रहा, कोई इवेंट किसी दूसरी इवेंट पे ओवरलैप नहीं हो रही, सब अपने अपनी दुनिया में मस्त है। तो अगर देखा जाए ये सब क्या है जो मैंने लिखी है आपके सामने, ये A1 से लेकर A7 तक कोई भी, क्योंकि एक दूसरे पे ओवरलैप ही नहीं हो रही, तो एक दूसरे के बीच में कॉमन पार्ट ही नहीं है। जब कॉमन पार्ट ही नहीं है तो वी कॉल इट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये भी डाल दीजिए अपने नोट्स में। ओके 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 ओके, बहुत सारी बातें हैं ये, क्योंकि चैप्टर इतना जबरदस्त है ना, इसमें बातें बहुत हैं, पता है। जैसे मतलब मान लीजिए कि जैसे मैं आपके सामने एक और इवेंट रखता हूं, जैसे थोड़ा और बेटर रखते हैं ना, ठीक है। अच्छा, जैसे दो सिक्के उछले, है ना, लेट्स टेक इट, वी आर टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस एंड इवेंट ए व्हेन हेड अकर्स एटलीस्ट वंस। अगर हेड कम से कम एक बार हो ही हो तो ये तीन बातें संभव है, या तो हेड हेड हो, या हेड टेल हो, या टेल हेड हो, सब में कम से कम एक बार हेड तो आया है। अब एक और बी इवेंट ले लेता हूं, टॉल अकर्स ट्वाइस। अगर बाय द वे टेल जो है वो टेल अकर्स ट्वाइस, अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या समझेंगे, टेल कितनी बार आया, दो बार। टेल दो बार कैसे आ सकता है, ऐसे और कैसे आ ही नहीं सकता भाई, हमने सिक्के ही दो उछाले तो टीटी के सिवा क्या पॉसिबिलिटी है। अब ये दोनों जब बातें हो रही हैं तो क्या ये दोनों एक साथ हो सकती हैं क्या, नहीं। ये अगर ये हो रहा है तो फिर पीछे वाला तो रुक ही जाएगा ना, क्योंकि पिछली वाली घटना में तो आपने ये डिमांड कर दी कम से कम एक हेड तो आया है। अगर एक भी हेड आ गया तो फिर दोनों पे टेल लाओगे कैसे। तो हम क्या बोलेंगे, इवेंट ए एंड इवेंट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सीधा फंडा लिख लो, माने क्योंकि इनके बीच में कोई इंटरसेप्टेड पार्ट नहीं है, वी कॉल इट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। when occurrence of one event stops other, जब दोनों पे टेल आ गया तो किसी तरह से भी एक पे भी हेड आने की कोई संभावना नहीं बचती। सीधा बात है, लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वेन डायग्राम में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने आपके सामने जो एक वेन डायग्राम खुद अपने हाथों से बनाया उसमें साफ दिख रहे हैं आप कि मैं कोई दो इवेंट के लिए नहीं कह रहा। अब मैं A1 से A7 तक बहुत सारी इवेंट्स के लिए बोल सकता हूं ये बात, अगर कोई भी इवेंट अगर दूसरे पे ओवरलैप ना करे तो सारी इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये बोलो कि हर बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए दो इवेंट का होना जरूरी है, दो से ज्यादा इवेंट भी होती है। ठीक है, तो याद रखना, ऐसा भी समझिएगा, आगे लिख लीजिएगा, लिखना चाहें तो। वैसे बहुत ज्यादा अर्जेंट तो नहीं है, लेकिन अगर जैसे E1 से लेकर के EN तक बहुत सारी इवेंट्स हैं, they will be known as mutually exclusive event when any two out of these n events, ठीक है, have intersection phi। ठीक है ना। तो उस मैंने जो बोला कि any two event, तो any two event को कैसे दिखाएंगे, ऐसे EI इंटरसेक्शन EJ। हमने कहा I में तुम जो मर्जी भर लो एक से लेकर के n तक, और J में भी तुम जो मर्जी भर लो एक से लेकर के n तक। कोई भी दो इवेंट्स के बीच में, है ना, कोई भी दो इवेंट्स के बीच में कोई भी इंटरसेप्टेड पार्ट नहीं, बशर्ते I और J इक्वल ना हो। अब कल को आप दौड़ते हुए E2 इंटरसेक्शन E2 ही ले आओ तो अपन फंस जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ये है और ऐसा होने पर अगर फाई आ रहा है तो हम क्लियर बोलेंगे क्या कि E2 और E3 आपस में कैसे हैं, E2 और E3 अपने आप में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ रहा, म्यूचुअली, कोई आपस में किसी तरह का कोई संबंध नहीं, दोनों एक्सक्लूसिव जिंदगी जी रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे। ओके, अच्छा, यहां पे एक छोटी सी बात और समझने की जरूरत है कि अगर ऐसा हो जाए कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मेरे को कोई ये कहे कि A और B के बीच में इंटरसेप्टेड पार्ट 0 है, मतलब कुछ भी इंटरसेप्टेड नहीं हो रहा, B और C में भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, C और A में भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो क्या मैं ABC के बारे में कोई डायरेक्ट कमेंट कर सकता हूं? एग्जैक्टली कर सकते हैं, मतलब तब आप समझ जाएगा फिर ABC के बीच में भी कोई तरह का कोई संबंध नहीं है। माने आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं कि A अलग B अलग, तो B और C भी अलग, तो ऐसा यही हो सकता है। माने ओवरऑल भी हम ये कह सकते हैं कि दे आर ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग में आया होगा, ऐसा है ना।
लेकिन याद रखना इसका वाइस वर्सा सही नहीं है। माने अगर कोई ये बोलता है ना कि ये तीनों हो रही हैं तो ये होगा, बट अगर कोई ये बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, देन ए इंटरसेप्टेड बी इज इक्वल टू 5, या सी इंटरसेप्टेड बी इज इक्वल टू 5, या बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5, ठीक है? नो, नॉट ट्रू, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं कह सकते हम। हाँ, ऊपर से ये तीनों हो रही हैं तो वो तीनों का कॉमन पार्ट 0 है, ये समझा जा सकता है, लेकिन तीनों का कॉमन पार्ट 0 है तो तीनों अलग अलग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, नो 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 नो, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? तो ये भी बात समझ के चलना, लिख लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि अच्छा हाँ ये ऐसा भी होता है क्या। हाँ, अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को लगता है कि सर ये तीसरा वाला पॉइंट जो है बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मेरे को थोड़ा पकड़ में नहीं आया, उसके बारे में बात करता हूं। चालू करते हैं अगले पे। इस बात को समझना, जैसे E1 से लेकर के EJ इज इक्वल टू 5 है और हमारा ओवरऑल इंटरसेक्शन अगर 5 निकल रहा है, ठीक है? और अगर ओवरऑल इंटरसेक्शन अगर 5 निकल रहा है तो हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि हम इसके बारे में कोई कमेंट करने के लिए रेडी नहीं है कि E1 इंटरसेप्टेड E2 इज इक्वल टू 5 होगा या E1 इंटरसेप्टेड E2 इज नॉट इक्वल टू 5। कांट से एनीथिंग, कांट से एनीथिंग। क्यों? क्योंकि उसका इससे कोई कमेंट करने की कोई जगह नहीं है हमारे पास में, ठीक है? लेकिन जब इतनी सारी इवेंट घटती है ना तो एक और चीज भी बड़ी क्लासिक सी और आती है। देखो, अब देखो हमने सीखा आप भी थोड़ी देर पहले इक्वली लाइकली, जब सारी मतलब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट इस तरह से हो रही है कि दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है तो हम कहते हैं इक्वली लाइकली है, माने दोनों के होने के चांसेस इक्वल है। अच्छा, फिर हमने सीखा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जब एक होता है तो दूसरा रुक जाए, ठीक है? माने दोनों में कोई इंटरसेप्टेड पार्ट ना हो। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी है ना, वो क्या है? वो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है वो समझो। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारी इवेंट्स एक साथ किसी सैंपल स्पेस में हुई, ठीक है ना? और सारी इवेंट को जब भी हम लोगों ने यूनियन करा तो हमारा पूरा सैंपल स्पेस वापस मिल गया, तो हम कहेंगे कि सारी इवेंट जो थी वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स थी, ठीक है? क्या 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 क्या? देखो एक्चुअल में है ना, मुझे अगर ये पता चलता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल में सैंपल स्पेस, तो हम कहेंगे देन ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देन दे आर नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये क्या चीज है वो बताता हूं। देखो जैसे मान लो मैंने ये ए है और ये बी है, मैंने दोनों का यूनियन करा तो मुझे ये मिला, लेकिन क्या ये मिलने से मेरे को क्या पूरा यूनिवर्स मिला? क्या नहीं, नहीं मिला। लेकिन अगर मैं आपके सामने वेन डायग्राम पे ये बोलता कि मेरे को ए ऐसा दिखा, ये वाला ए है और ये वाला बी है, क्या बता सकते हैं ए और बी का यूनियन मुझे वापस यूनिवर्स दे रहा है? मैंने सैंपल स्पेस पूरा दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ, ए का पूरा इलाका और बी का पूरा इलाका जोड़ दो, पूरा यूनिवर्स मिल रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है, माने मुझे अगर सैंपल स्पेस वापस मिल रहा है, तो मैं कहूंगा ए और बी से के सिवा कुछ है ही नहीं, दोनों एग्जॉस्टिव है, साहब पूरा एग्जॉस्ट कर गए, पूरा सैंपल स्पेस एग्जॉस्ट कर गए, बोथ आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये बात अगर आपको क्लिक कर गई कि सारे के सारे का यूनियन अगर वापस सैंपल स्पेस दे दे तो सब एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, इसको दिमाग में पकड़ के रख लो। बस 3 बातें याद कर लो। क्यों? क्योंकि ये शब्द बार बार आएंगे, बार बार आएंगे और आप बार बार भूलोगे, बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, जो कि आप अपने दिमाग में अभी से ग्रिप कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हूं, तो अपनी दीवार पे कहीं, समझ रहे हो ना? हाँ ओके, अब मैं हटा रहा हूं, है ना? क्यों? क्योंकि ये मेरे मैं इसके नीचे मेरे काफी चीजें और बना के रखी है, उन्हें लगाना है, राइट है? चलो ओके, देखिए अब आगे की बात सुनो। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। ए अपने आप में है एक ऐसी इवेंट जिसमें हमको प्राइम नंबर मिल रहा है किसी भी डाइस पर, है ना? तो हमने अपनी तरफ से प्राइम नंबर पता करा 2 3 5, ये पॉसिबिलिटीज है। हमने ए के नाम पे एक सेट बना दिया 2 3 5 का। अच्छा, एक और बी इवेंट लेकर आए कि जब हमें डाई पर ऑड नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो ऑड हो सकता है 135, 135 को ले लिया, एक और सेट बना दिया। अब सी का इवेंट लेकर आया जिसमें सारे नंबर जो हैं वो 4 या 4 से थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4 या 4 से बड़े नंबर चाहिए। ओके, 4 या 4 से बड़े नंबर भी ले लेते हैं। तो हमारे को पता है 4 या 4 से बड़े नंबर जो है 4 5 6, तो इसका मतलब सी सेट अपने आप
4 5 6 बन गया। अब मैं आपसे कहता हूं तीनों का यूनियन करो आप। देखो जैसे ही आप अगर भाई तीनों का यूनियन करेंगे ना, तो ए यूनियन बी यूनियन सी आपको क्या दे रहा होगा। देखो 1 ये दे रहा है, ठीक है, 2 ये दे रहा है, 3 दोनों दे रहे हैं, तो 3 तो एक ही बार लिखा जाएगा, 5 ये बंदा दे ही रहा है, 4 ये दे रहा है, ठीक है, और 6 ये दे रहा है। तो इसका मतलब आपके पास क्या मिला, 1 2 3 4 5 6। एक डाइस पे क्या पॉसिबिलिटी है सैंपल स्पेस की, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब वापस आपको क्या सैंपल स्पेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप कट तुरंत बोलोगे कि ए बी सी तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तीनों ए और बी नहीं, तीनों मिलती हैं तब एग्जॉस्टिव बनती है। तो ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जब हमें वापस पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए तब। रेडी, हां आगे बढ़ेंगे फटाफट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो अब देख के बताना क्या क्या समझे। इतनी दूर तक जो भी अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इधर उधर के नामों से बहुत सारी चीजें जो भी सीखी, उनका क्या फायदा है ना। चलो देखते हैं आप में से कितने लोग आइडिया सही लगा पाते हैं। रेडी, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 पत्ते हैं हमारे पास, उसमें से एक कार्ड को निकाला गया है। पहली इवेंट है, जो कार्ड है वो स्पेड का है, चिड़ी का पत्ता है साहब, चिड़ी नहीं, स्पेड माने हुकुम का पत्ता। ओके, सी का मतलब है कार्ड क्लब है, आर माने जो कार्ड है वो रेड है, और के का मतलब कार्ड जो है वो किंग है। अच्छा, डी का मतलब है कि वो डायमंड का है, एच का मतलब है वो हार्ट का पत्ता है, और बी माने ब्लैक है। और अब आपसे क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी इवेंट्स हैं जो इक्वली लाइकली हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं। ठीक है, तो ये सब सोचना है भैया, इसका क्या जवाब होगा। ठीक है ना भाई, सोच के जवाब देते हैं। देखो इक्वली लाइकली की बात करते हैं पहले अपन, है ना। अगर मेरे से किसी ने कहा इक्वली लाइकली इवेंट कौन सी है, तो इक्वली लाइकली का मतलब ये कि जिनके होने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो। तो देखो दो बातें हैं, रेड और ब्लैक, दोनों में से किसी भी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, क्योंकि 26 पत्ते इसके हैं और 26 पत्ते इसके हैं 52 में से। तो कहने का मतलब ये कि हम कह सकते हैं आर और बी इक्वली लाइकली है। ओके, और दूसरी बात देखा जाए तो, एंड दूसरी तरह से देखा जाए तो इसी तरह से अगर मैं स्पेड और डायमंड की बात करता हूं, क्या 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 क्या, स्पेड और डायमंड, हाँ स्पेड और डायमंड माने हुकुम का पत्ता निकले या डायमंड मतलब ईंट, है ना। अगर बाय द वे इसका कोई पत्ता निकलता है तो दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी भी बराबर है। क्यों 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 क्योंकि आप ध्यान से देखो, स्पेड के कितने पत्ते, 13, डायमंड के कितने, 13, तो 13 आउट ऑफ 52, 13 आउट ऑफ 52 दोनों के आने के चांसेस बराबर है, माने दोनों घटनाओं के घटने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है साहब। ओके, अच्छा यही हाल हम क्लब के लिए भी कह सकते हैं कि अगर भाई देख किसी ने पूछा क्लब कितना है, तो अगर देखा जाए इसके 13, इसके 13, इसके 13, इसी तरह से हम हार्ट के लिए भी कह सकते हैं भाई सबके 13-13 कार्ड्स हैं, और 13-13 कार्ड्स हैं तो मतलब ये कि इक्वल हैं कार्ड्स। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि अगर ये चारों की बात करी जाती तो हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट है। एक बात। अच्छा, अब बात चलिए तो इक्वली लाइकली की, लेकिन क्या ये चारों के चारों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। माने अगर मैं एक पत्ता निकालता हूं, क्लब का निकलता है तो हार्ट आएगा नहीं। अगर एक ही पत्ता निकाला है और वो क्लब का है तो ऑब्वियस बात है हार्ट भी नहीं आएगा, डायमंड भी नहीं आएगा और स्पेड भी नहीं आएगा। माने वो तो मतलब अगर भाई तो क्लब का एक पत्ता निकला तो बाकी सारे पत्ते तो नहीं निकले ना। तो इसका मतलब ये कि एक का होना बाकी सबको रोक गया। तो इसका मतलब ये कि ये अपने आप में इक्वली लाइकली भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। ओके, और सोचते हैं क्या ये एग्जॉस्टिव है, माने क्या ये चारों इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब ये कि सारी चीजों को मिला के वापस हमारे पास 52 पत्ते आ जाएं। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि एस डी सी एच चारों को मिला के मुझे वापस मेरे 52 पत्ते मिल रहे हैं, है ना भाई। तो मैं कह सकता हूं हाँ ये एग्जॉस्टिव भी है भाई। ओके, माने एस डी सी एच एक ऐसी इवेंट है जो अपने आप में क्या क्या है, ध्यान से सोचो, इक्वली लाइकली है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। माने इससे वापस मेरे को सारी चीजें मिल रही है। अब बात करते हैं आरबीएस पे। रेड, ब्लैक और एस स्टैंड फॉर स्पेड। नहीं 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 नहीं, इसके कितने चांसेस, 26 पत्ते, इसके कितने 26, इसके कितने 13। तो हम यहीं पे मना कर देंगे, तीनों के होने की चांसेस बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि अगले के 13 ही है भाई, 26 वाले ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कि ये तो इक्वली लाइकली तो नहीं है। तो फिर इन्होंने तो कहा कि तीनों होनी चाहिए, नहीं तो फिर अगर एक रुक गई तो हमारे लिए तीनों तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब चलते हैं एससीआर।
एस माने स्पेड है, सी माने क्लब है, आर माने रेड है। इसके 13, इसके 13 और इसके 26, तो तीनों के होने के चांसेस बराबर तो नहीं कहे जा सकते, है ना। तीनों के चांसेस ऑफ ऑकरेंस इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली। चलो हटा लो डीसीबी के, डी माने डायमंड 26 कार्ड्स, सी माने क्लब 26 कार्ड। ओ नो 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 सॉरी, डायमंड के 13 कार्ड, क्लब के 13 कार्ड और ब्लैक के 26, वहीं रोक दो वहीं रोक दो, और इसके तो बेचारे के 4 ही कार्ड है, इक्वली लाइकली नहीं है। तो भाई ये भी आउट, ये भी आउट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, है ना। तो ये हुई बात एक। अब बात आगे बढ़ाते हैं, है ना भाई, लिख लेना अब ये सारी बातें। अब तो ऑडियो वाले दिन आ गए, ऑडियो वाले पीएनसी की तरह से। हाँ याद रखना, ऑडियो जरूर रख लेना, कल को ऐसा ना हो कि कोई बात पीछे से रह जाए आपकी। रेडी, चलिए अगला पॉइंट सुनिएगा। नेक्स्ट, अब इससे पहले कि मैं पूरी तरह प्रोबेबिलिटी में एंटर हो जाऊं, मैं आपको कुछ वेन डायग्राम वापस रिकॉल भी करवा रहा हूं, और कुछ नया हो तो उसे नोट डाउन कर लेना। रेडी, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत बार आएगा हमारे पूरी कहानी में। याद होगा, अगर किसी ने मुझसे कहा सैंपल स्पेस तो पूरा डब्बा, किसी ने कहा सेट ए इवेंट तो हम कहेंगे ये, राइट है। किसी ने कहा ए कॉम्प्लीमेंट तो हम कहेंगे बाहर वाला, राइट है, इसके बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट, राइट है। अगर किसी ने कहा डिसजॉइंट इवेंट क्या होती हैं, तो हम कहेंगे ऐसे, अगर बाय द डिसजॉइंट इवेंट की बात करें तो ए और बी डिसजॉइंट होगा अगर उनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है तो, राइट है ना। तो इस सबसे पहले तो इतना, क्योंकि ये सब पहले देख चुके तो दोबारा कॉपी मत करिए, बस आप याद रखना VD2 कर देना, मैंने वेन डायग्राम 2, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं, बहुत बहुत काम की चीज देखना। ये जो चीज है ये सबसेट है, और सबसेट को कैसे दिखाएंगे। अगर भाई मुझे दिखाना है, जैसे मान लो मेरे को किसी ने कहा ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी तो इसका मतलब ए बी के अंदर आएगा, हाँ, क्योंकि वो बना ही बी से है। तो इसका मतलब पहले क्या होगा, हम सैंपल स्पेस में बी दिखाएंगे और उसके बीच में कहीं ए दिखाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ए इंप्लाइज बी से भी पढ़ेंगे, राइट है ना। हाँ, ये बात ध्यान से समझते चलना भाई, है ना। अब नोटेशन में भी कुछ काम के नोटेशंस हैं जो कि हमारे को ध्यान भी रखने और वैसे भी ध्यान रखने, और वेन डायग्राम में भी याद रखना है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी लिखा तो इसका मतलब है ए और बी साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं, किस जगह पर, इस जगह पर जहां दोनों एक साथ हो रहे हैं। हाँ, ए एंड बी यूं भी समझो। और अगर किसी ने ए यूनियन बी पूछ लिया होता तो, अगर ए यूनियन बी पूछ लिया होता तो इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी अकर्स, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि आइदर ए और बी, ठीक है ना, या फिर यूं भी कहा जाता है आइदर ए और बी और बोथ। हाँ, इस चीज के 3 नाम हैं, लिख लो भाई, बड़े ध्यान से सुनना। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर्स, कम से कम एक का घटना, या फिर दोनों में से किसी एक का होना, या दोनों का होना है, या दोनों में से किसी एक का होना, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। इंग्लिश में पूछेगा आपको मैथ्स के नोटेशन में ये बताना है साहब ए यूनियन बी, ये होगा ए यूनियन बी, सही है। हाँ अच्छा, ये तो मतलब है तो पुरानी चीजें, लेकिन फिर भी हमें सब पता होना चाहिए नाम क्या है, कैसे बुलाएंगे, क्वेश्चन में क्या आएगा। अब अगला सुनो, किसी ने लिखा ए इंटरसेक्शन बी बार, तो इसका मतलब ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी मतलब याद है ना, ए में से वो हिस्सा जो बी का है उसे हटा दो, या यूं भी समझा सकता है, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ए माइनस बी, या ए ऐसे उल्टा वाला स्लैश बी, बहुत काम की चीज। अच्छा अब देखो साहब, अगर बाय द वे किसी ने मुझे कहा कि ये जो पार्ट था ये क्या था, मैंने कहा ये वाला पार्ट अपने आप में ए इंटरसेक्शन बी था। अगर किसी ने ए में से ये इंटरसेप्टेड पार्ट जो है ये हटा दिया तो बाकी बचाओ क्या ब्लू वाला पार्ट नहीं रह गया। हाँ, और ये वाला पार्ट मैंने बताया था ए माइनस बी है, तो याद रखना ये अपने आप में ए माइनस बी बोलो, ये बोलो, ये बोलो, या ये बोलो, या ये लिखो, पांचों एक ही बात है, दे ऑल आर सेम। हाँ, क्वेश्चन में वो आपसे कैसे पूछेगा ना, वो आप में से इनमें से किसी से भी पूछेगा और वहां चकरा के गिर गए, अरे नहीं नहीं भैया, हम आपको सब लिखवा रहे हैं एक एक चीज, ठीक है ना। अच्छा, एक दो चीजें सेट की भी यूज कर लेते हैं अपन, है ना। देखिए सेट से हमको जो 2 चीजें सीखनी है वो सुनो आप। पहला, ठीक है, ए यूनियन बी का बार, अगर किसी ने पूछा तो दैट इज ए बार। हाँ, डिमॉर्गन्स लॉ, ये और ये सब डिमॉर्गन है। ए यूनियन बी का बार पूछे तो समझ आना, है ना, ए बार इंटरसेक्शन बी, बी बार, याद है ना। डिमॉर्गन्स में ये साइन बदल जाता है और इंटरसेक्शन अलग अलग हो जाता है। इसमें भी देखो ये वाला साइन बदल गया और इंटरसेक्शन अलग अलग हो गया,
राइट है। अच्छा, और अगर ये ध्यान है तो ये भी याद रखो, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया, किसी ने ऐसे दे दिया, तो क्या करना है, ये बीच वाला पार्ट दोनों के बीच में आएगा और ए यूनियन बी यहां आएगा और ए यूनियन सी यहां आएगा। हां, इसी तरह से अगर कल को किसी ने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा होता, तो अगर ऐसा करा होता तो तब ऐसे समझो, ये इंटरसेक्शन जो है, सॉरी बीच में क्या है, ये यूनियन है ना, ये वाला पहले से ही यूनियन बन जाता और इधर दो कहानियां होती, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं मेरे दोस्त, दो बहुत काम की चीजें जो सेट की हैं, हमारे को बाद में यूज में आएंगी। ठीक है ना, आप अपनी तरफ से प्लीज इसे संभाल के समझ के चलना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। अच्छा, एक कमेंट और है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट पे बोल सकते हैं कि अगर कोई दो इवेंट जैसे ए और ए बार अपने आप में दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, तो क्या कोई दो इवेंट सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है? हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक का होना दूसरे का नहीं होना। तो ए और ए बार दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते भाई, जब आप ए पे खड़े हैं तब तो आप अंदर हैं और ए बार पे जाते हैं आप बाहर आ जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा सर, इक्वली लाइकली है क्या? नहीं नहीं, ये हम नहीं कह सकते। इक्वली लाइकली का मतलब दोनों के होने के चांसेस बराबर होना, नहीं, दोनों के होने के चांसेस तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों इक्वल चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी रखते हो, लेकिन है ही नहीं अभी तो। ठीक है, तो याद रखना, कोई भी इवेंट जो है वो अपने आप में, वो और उसका कॉम्प्लीमेंट, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, बट नॉट नेसेसरली इक्वली लाइकली। कोई जरूरी नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ एक बेसिक बातें जो आपके रजिस्टर में जितने सुंदर तरीके से आप लिख सकते हैं लिख लीजिएगा। अभी तो खैर हमारे साथ दौड़ते हुए लिख लो, लेकिन इसको जरूर सजाना। ठीक है, वो क्या है, ये वाली टेबल। ए और बी अगर दो इवेंट है ना, तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद नोटेशन हर बात का मतलब समझो। कल को किसी ने लिख दिया पी ए प्लस बी और आप चक्कर खा गए, अरे सर ए प्लस बी क्या होता है? ठीक है, या फिर किसी ने लिख दिया पी ए यूनियन बी, तो ध्यान रखना दोनों एक ही बात है। पी ए प्लस बी, पी ए यूनियन बी एक ही बात है। इसी तरह से पी ए इंटू बी लिखे और पी ए इंटरसेक्शन बी लिखे, दोनों वन एंड द सेम। और यूनियन का मैंने तीन मतलब बताए थे, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, या फिर ए और बी, या ए एंड बी एंड बोथ। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए और बी, और या फिर एनी वन ऑफ ए एंड बी। ऐसा ए यूनियन बी से याद करो बस, यह है इंपॉर्टेंट। ऐसे इंटरसेक्शन का मतलब हो जाएगा एंड, याद रखना बस, इसे तो यूं ही समझ सकते हो, एंड ए एंड बी। और अगर ए बाई बी लिखा जाए, या हालांकि अभी की चीज नहीं है लेकिन आगे फ्यूचर में काम आएगी, ए बाई बी का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, इट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे जब वो टाइटल उठेगा, बस आप बी लिख के रख लें कि पी ए बाई बी भी कोई चीज है दुनिया में, है ना। तब तक ये भी याद कर लो, मैं दोबारा बता देता हूं, अगर किसी ने ए माइनस बी लिखा तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बार बी डैश, या यूं समझो ए इंटरसेक्शन बी बार, या फिर यूं समझो कि ये लिखा हुआ है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बातें हैं, या फिर ए उल्टा वाला स्लैश बी, ये सब एक है। ए माइनस बी का मतलब ए बट नॉट बी। आगे बढ़ रहा हूं। अब अपन विधिवत तरीके से एंट्री कर रहे हैं डेफिनेशन पार्ट पे, राइट है, एंड दैट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत मस्त है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में चल रहा हूं, बिल्कुल एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझते चलना कि डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या कुछ लोग एक्सोबेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, आप क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लिख लीजिएगा और बहुत सिंपल से शब्दों में अपनी बात लिखते हैं। ठीक है ना। वी आर कंसिडरिंग एन एक्सपेरिमेंट वेयर आउटकम्स आर इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, है ना। तो पहली लाइन तो यही है कि कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, वेयर आउट ऑफ एन आउटकम्स, ठीक है, एम आउटकम्स आर फेवरेबल, एन आउटकम है टोटल, इन
टोटल n आउटकम्स, m आउटकम्स आर फेवरेबल, m जो है वो फेवरेबल है, राइट है। तो दैट इज, अगर बाय द वे अगर ऐसा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए विल बी नोन बाय पीए। किससे दिखाएंगे? पीए से, और पीए इज इक्वल होगा m बाई n। तो सबसे पहले पीए इज इक्वल m बाई n, ठीक है। तो पीए इज इक्वल m बाई n का मतलब क्या है? n क्या चीज बताई मैंने? टोटल आउटकम्स, और ए क्या चीज है? फेवरेबल आउटकम्स। हाँ, फेवरेबल अपॉन टोटल, ऐसे सीधे शब्दों में याद रखो, फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज पीए, ठीक है। पीए माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पीए क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, और पीए बार क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ए। ठीक है, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को पीए बार से दिखाएंगे। अच्छा, अब देखो साहब, अगर बाय द वे किसी ने कहा पीए, तो पीए का मतलब हम क्या करेंगे, इसमें फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं? फेवरेबल इवेंट से m आउट ऑफ n। फेवरेबल कितने हैं? m। इसका मतलब ये कि अगर जैसे टोटल n आउटकम्स हैं, उसमें से हम ये मान लेते हैं कुछ हमारे m जो थे वो किसी इवेंट a के फेवर में थे, तो बाकी बचे हुए ये जो बाहर रह गए, ये क्या चीज है? ये जो बाहर बाहर घूम रहे हैं, ये कौन से आउटकम है? टोटल आउटकम्स तो n है, जिसमें से ये जो अंदर अंदर है वो m है, m तो फेवरेबल है। तो जो बाहर है वो कौन है? ये वो है जो उसके फेवर में नहीं है। कौन? जो आउटकम किसी इवेंट ए के फेवर में नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये कि नॉन फेवरेबल। हाँ, नॉन फेवरेबल कितने हुए? एन में से एम कर दे कम। अच्छा, एन माइनस एम। हाँ, तो पीए बार के टाइम पे अगर वो पूछे तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे? एन माइनस एम, ये हो जाएंगे फेवरेबल, और टोटल तो एन रह गए रहेंगे, टोटल तो एन है ही। तो इसीलिए अगर कल को कोई डिवाइड करके 1 माइनस एम बाई एन लिख दे तो डरने का नहीं। हाँ, ये बात ध्यान रखना। और अगर ऐसा है तो कुछ लोग कह सकते हैं सर एम बाई एन तो सर पी है, तो 1 माइनस पी लिख लो। अच्छा, तो सर एक काम करते हैं, इस पी को इधर ले आए, तो मैंने कहा लिख लो, अगर आप ले गए तो पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। अब ऐसा भी समझ सकते हैं, यहां पे भी एक और बात दिमाग में रखना। क्या क्या? बड़े ही ध्यान से समझना। जैसे पीए मतलब पीए के फेवर में हमने कितने बोले? एम। एम को हम लोग कुछ एन ए भी बोल सकते हैं। माने ए अगर कोई सेट है, मतलब अगर बाय द सैंपल स्पेस में से अगर किसी इवेंट ए के एक एलिमेंट्स का काउंटिंग करा जाए तो वो एन ए से दिखाएंगे। भाई टोटल सैंपल स्पेस है वो तो एन है, उसमें से भी एन ए का मतलब हो गया, उसमें से भी एन ए का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, कितने एलिमेंट्स है जो ए के सेट में आके गिर रहे हैं, दैट इज एन ए। ठीक है, और जो उसके सेट में नहीं आ रहे दैट इज एन ए बार, या एन बी भी बोल सकते हो। तो हम कई बार बोल सकते हैं एन ए प्लस एन बी, माने ये जो अपना येलो वाले पार्ट के अंदर के जितने एलिमेंट हैं वो सारे एम हैं, और जो बाहर व्हाइट 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 वाले हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे के सारे एन माइनस एम या फिर नॉन फेवरेबल है। तो इन तीनों का सम मिलकर के, इन दोनों का सम मिलकर के एनएस देता है हमारे को। एक बात। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात सुनिएगा कि जो पीए है, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए है ना, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। जहां पे 1 कब होती है? 1 तब होती है जब श्योर इवेंट हो, और 0 कब होती है? जब इंपॉसिबल इवेंट हो। तो ये दो बातें और लिख लो, बहुत काम की बातें हैं जो कि, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कैसे हुआ सर? ये कहां से आ गया सर ऐसा? देखो भैया, ऐसा है, एम जो है हमने अभी अभी आपको दिखाया कि अगर मैं ये टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स की बात करूं तो एन बता रहा हूं, उसमें से किसी इवेंट ए के फेवर में एम है। अच्छा, ये एम अभी मैंने इतना बताया, कल को हो सकता है मैं आपको कहूं कि ये थोड़े और ज्यादा हो सकते थे। हाँ या ना? थोड़े और ज्यादा भी हो सकते थे। तो आप बताओ, क्या ये इतने ही ज्यादा हो सकते थे, या कभी ऐसा भी हो सकता था कि सर सारे के सारे एम हो जाए तो कोई घटना इस तरह से घटी जिसके होने को कोई रोक ही नहीं सकता था, सारे आउटकम उसके फेवर में थे? ऐसा भी तो होता है। हाँ, तो एम ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? एन। हमेशा नहीं तो उससे कम रहेगा। अच्छा, और नीचे से नीचे क्या हो सकता था? नीचे से नीचे क्या हो सकता था? ऐसा हो सकता था कि एम के मतलब जो फेवरेबल है
केसेस वो कम होते गए आज इतने से इतने इतने होते लास्ट में जीरो ही हो गए। माने उस पूरी इवेंट के फेवर में कोई एक भी आउटकम नहीं था, एक भी आउटकम ऐसा नहीं था जो पूरी कहानी के फेवर में था। तो हम कह सकते हैं एम जो होगा वो हमेशा 0 से लेकर के और ज्यादा से ज्यादा एन तक जा सकता है। अच्छा, और अगर ऐसा हो सकता है तो जिस दिन भी मैं एन का डिवाइड मारूंगा तो यहां पे आएगा 1 और यहां रह जाएगा 0। और आपको पता है ये कौन है, पीए, और पीए कहां से कहां में गया, 0 से 1 में। इसीलिए लोग क्या करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी में जब भी क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो हमेशा एक चीज को चेक कर लेते हैं कि कहीं आंसर हमारा 1 से ज्यादा ना आ जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ। तो इसलिए याद रखना, अगर बाय द वे पीए की बात चल रही है तो पीए अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1 तक आ सकता है, वो भी तब जब वो श्योर इवेंट हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत सारी बातों को मैं बहुत बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी शुरुआत अच्छी हो जाए। राइट, इसी चीज को मैं दोबारा ऐसे भी दिखा सकता हूं कि टोटल आउटकम्स इन द फेवर ऑफ ए इज एन ए, वेयर द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आर एन एस। तो हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए दैट विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। कहने का मतलब ये कि एन ए अपॉन एन एस दैट विल बी पी ए। क्लियर है। अच्छा, और ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए की को अगर देखा जाए तो दैट विल बी डिनोटेड बाय पी ए बार या पी ए कॉम्प्लीमेंट। इसे 1 माइनस पी ए भी बोलते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी नहीं है, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। आओ अब करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि अभी वैसे थ्योरी बाकी है। तो याद रखना, पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक आया है वो है एम। बस इतना समझे, प्रोबेबिलिटी का सीधा एक मतलब होता है क्या, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल इवेंट कितनी है, एम, टोटल इवेंट कितनी है, एन। इससे नहीं भूलना बस आप। ठीक है। पीए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, पीए बार का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, पीए बार। और पीए प्लस पीए बार कितना होता है, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवर अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अगेंस्ट, बस दैट्स इट। नहीं होने में होना, ऑड्स इन फेवर का मतलब नहीं होने में होना। भाई ऑड्स इन फेवर, नहीं होने में भी कितना होने के चांसेस है, तो याद रखना नहीं होने में होना। और ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होने में नहीं होना, क्योंकि ऑड्स अगेंस्ट है। बात कूल रह करके एक दो बार मेरे साथ बोलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑड्स इन फेवर मतलब फेवर में कितने ऑड्स है, मतलब नहीं होने में कितने फेवरेबल चांसेस हैं। ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का रेशो। तो अगर भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हो जाएगा एन ए और ये हो जाएगा एन ए बार, हाँ या ना। फिर क्या करो, कुछ नहीं, दोनों को हल्का सा ऊंचा करा, दोनों के नीचे एन एस लगा दिया, एन ए बार अपॉन में एन एस। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, ऊपर वाला बन जाएगा पी ए और नीचे वाला बन जाएगा पी ए बार। इसका मतलब ये कि आंसर विल बी पी अपॉन पी ए बार। ठीक है। ऐसा भी समझ सकते हैं एक, दूसरा ऐसा भी समझा सकते हैं कि अगर कोई इसका बेसिक प्रूफ मांगे तो हम ये कह सकते हैं कि ऑड्स इन फेवर माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगेंस्ट दैट इज एन माइनस एम, और फेवरेबल इज एम। फेवरेबल कितने होते हैं केसेस, एम, और अगेंस्ट वाले जो उसके बाकी जो बचे हुए हैं दैट इज एन माइनस एम। और जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे एन से तो आपके पी ए अपॉन 1 माइनस पी ए, इसका मतलब पी ए अपॉन पी ए बार आ जाएगा। अच्छा, और अगर ऑड्स इन अगेंस्ट की बात करी जाए तो उल्टा कर लीजिए, 1 अपॉन ऑड्स इन फेवर कर दीजिए, और जैसे ऐसा करेंगे पी ए बार अपॉन पी ए हो जाएगा। इसका मतलब ये कि कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है कि ऑड्स इन फेवर की बात चलेगी तो फेवर का मतलब फेवर ऊपर होगा, आउट ऑफ अगेंस्ट ऑड। ठीक है। तो हमको याद रखना है नहीं होने में होना। जैसे क्वेश्चन में चलते हैं, 52 पत्ते हैं, उसमें से कितने कार्ड ड्रॉ करेंगे, 1। फाइंड द ऑड्स इन फेवर दैट द कार्ड इज क्वीन। ओ, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। क्वीन के कार्ड कितने हैं, 4। इसका मतलब यह कि क्वीन के कार्ड 4 है, माने फेवरेबल कार्ड्स हमारे फेवर में क्वीन के कितने फेवरेबल कार्ड्स हैं, 4 आउट ऑफ 52। इसका मतलब यह कि अगर कोई मेरे से कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कितना होगा, तो मेरी तरफ से जवाब होगा m बाई एन। सही है भाई, m बाई एन, माने फेवरेबल केस है 4 आउट ऑफ 52। इसका मतलब आंसर विल बी 1 अपॉन 13। तो इसका मतलब कोई पूछेगा कि पी क्यू बार कितना होगा, तो मेरे जवाब होगा 1 माइनस 1 अपॉन 13, बोले तो 3 अपॉन 13। और आप मेरे से क्या मांग रहे हो, ऑड्स इन फेवर।
सही है। ओ ओ ओ 12/13। ठीक है भाई, ऑड्स इन फेवर। अच्छा, ऑड्स इन फेवर का मतलब हो जाएगा पी क्यूब अपॉन पी क्यू बार। क्या कहते हो आप? फेवर 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 वाले चांसेस ऊपर और नॉन फेवरेबल वाले नीचे, है ना। नहीं होने में होना, नहीं होने में होना, नहीं होने में होना। तो याद रखना इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/13। और नीचे वाला कितना, 12/13। तो 13 उड़ा दो, आंसर विल बी 1/12। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। सही है। ऐसा जल्दी से सीख लो। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ जाते हैं आगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं आती। ऐसे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पीए बराबर दे रखा है 3/8। बताओ ऑड्स अगेंस्ट, आपका क्वेश्चन फटाफट से 20 सेकंड दे रहा हूं, 20 सेकंड में हो जाएगा आपसे। पहले क्या निकालोगे, पीए तो दे रखा है। नॉन फेवरेबल में ना 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 ना, अगेंस्ट है ना, फेवरेबल में नॉन फेवरेबल। हाँ भाई, फेवरेबल माने पीए पीए और नॉन फेवरेबल पीए बार। तो सोचो क्या चीज की जरूरत थी आपको, पीए बार की ना। तो पीए बार बराबर कितना होता है, 1 माइनस पीए। पीए दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, 3/8। कितना करोगे, 5/8, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, पीए बार 5/8 ऊपर अपॉन में 3/8 नीचे। 8 8 काटो, आंसर विल बी 5/3। लेकिन सर आंसर तो एक से ज्यादा बड़ा आ गया ना। अरे ये ऑड्स हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं है। हाँ अच्छा, ऑड्स में ज्यादा आ सकता है, एक से बड़ा आ सकता है। ओके चलो जल्दी से प्रोबेबिलिटी में गुजरते हैं भाई, अपन ने जल्दी जल्दी सीखना है छोटी छोटी चीजों को, है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन। दो सिक्के उछाले जा रहे हैं। ओके, दो सिक्के उछल रहे हैं ना। तो देखो साहब, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। मैंने आपको सिखाया था ना। तो सैंपल स्पेस के लिए सबसे पहले इसके लिए दौड़िए। तो आपको पता होना चाहिए सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा। सैंपल स्पेस में आएगा एक तो एच एच, दूसरा आएगा एच टी, अगला आ जाएगा टी एच, और लास्ट में आ जाएगा टी टी। आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ टोटल एन बराबर हो जाएगा 4। ओके, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या चाहता है साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स ही है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स तो एक ही केस में आया, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच माने फेवरेबल केस कितने हुए, फेवरेबल केस हुआ 1, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये कि अगर एच एच की बात करी जाए, गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है, तो हम कहेंगे फेवरेबल केस हुआ 1, कौन सा वाला, एच एच, यही तो हुआ। तो इसका मतलब ये कि पी ए बराबर में कितना निकला, 1/4, क्योंकि याद है ना m/n, n बराबर 4। इसका आंसर 1/4। तो पहला क्वेश्चन खत्म। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। ओ, इंग्लिश से हिंदी में बदलो। देखिए सीधी सी बात, कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड कब कब आ सकता है, जब मैं एच टी लिखूं या फिर टी एच लिखूं, एक हेड आ रहा है, या फिर एच एच लिखूं, कम से कम एक तो आ ही रहा है। तो मेरे फेवरेबल केसेस कितने हुए, 3। इसका मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/4, 3/4 m/n। कॉपी कर लें आप। बाकी के 2 क्वेश्चन के लिए मैं आपका वेट कर रहा हूं। क्या मालूम आप में से कोई आंसर दे रहा हूं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगेगा, खुश होऊंगा मैं क्या, हमारे आसपास ट्यूटर भैया भी बहुत खुश होंगे। दे विल ऑल्सो से वेरी नाइस। हम वेट कर रहे हैं कि आप उठें, जगें और दौड़ें। जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं। सी, गेटिंग नो हेड। ओ, एक भी हेड नहीं चाहिए। इसका मतलब टेल टेल, हाँ या ना। इसका मतलब फेवरेबल केस कितना हुआ, 1। अरे देखो ना, ये 4 ही तो केस है, उसमें से टीटी एक ही तो केस है। तो इसका मतलब ये कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/4। याद है ना, m बराबर 1 और n बराबर 4। ऐसा। अब आ जाओ डी क्वेश्चन पे। क्या, गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सोचो, एक हेड एक टेल लाना है, ठीक है ना।
एक हेड एक टेल लाना है, इसका मतलब ये है कि हमारे सैंपल स्पेस क्या क्या, ओ सैंपल स्पेस नहीं, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस एक टेल है, एक हेड चाहिए, एक तो एच टी या टी एच, एक टेल एक हेड आ रहा है इसमें। कितने केसेस हैं? 2। कितने में से? आउट ऑफ 4, याद है ना, 2 आउट ऑफ 4, माने आंसर इज 1/2। हाँ, लेकिन काम के बहुत हैं क्वेश्चन, बड़े ही काम के क्वेश्चन, छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टार्टिंग करने के लिए अच्छे हैं, जल्दी जल्दी सीखने के लिए। अगले पे बढ़ जाता हूं, रेडी? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड वन। 3 अनबाइस्ड कॉइन है, ओके। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। सिखाया था ना, 3 कॉइन हो तो क्या करना है, ट्री डायग्राम सिखाया था, है ना। हालांकि मेरे पास में सैंपल स्पेस ऐसे लिखे हुए एच एच, एच एच टी, एस टी एच, टी एच एच, एस टी टी, टी एस टी, टी टी एच और टी टी टी। इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8। यहां तक तो समझ में आ गया, है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स। ठीक है, ऑल हेड्स, सारे हेड चाहिए, एक ही तो केस है। हाँ, इसका मतलब ये कि अगर कोई इसका सेट मंगाएगा तो उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, माने m बराबर कितना हो गया? 1। तो आंसर हो जाएगा 1 आउट ऑफ 8। क्वेश्चन फिनिश। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। ओके, 2 हेड्स कहां आ रहे हैं? देखिए 2 हेड्स कहां आ रहे हैं? एक आ रहा है एच टी एच, एच एच टी में आ रहा है, देखो 2 हेड, एक एच टी एच में आ रहा है और एक टी एच एच में आ रहा है। 2 हेड 3 जनों पे तो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि फेवरेबल केस 3 हो गए, आंसर हो गया 3/8। टोटल केस तो 8 है ना, 3 आउट ऑफ 8। ओके, अब तीसरे नंबर पे आ जाओ कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? 1 हेड। अगर किसी ने कहा एक ही हेड चाहिए, एक ही, ठीक एक, हाँ ठीक एक, ठीक है, ठीक एक हेड यहां है, यहां है, यहां है, तो इसका मतलब ये कि अगर कोई मेरे से इसका सेट मंगाएगा तो एच टी टी, टी टी एच और टी एच टी। इसका मतलब ये कि फेवरेबल केस कितने हो गए? 1, तो 1 आउट ऑफ 8। ओ, फेवरेबल केस 3 हो गए, सॉरी, फेवरेबल केस। ओहो, मेरे को भी क्या कभी कभी जोश आ जाता है, पता नहीं मेरे को ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे आप उधर की तरफ भी टप 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 लिखने में लगे पड़े होंगे। तो आप, मेरे को डर लग रहा है कि आप मेरे से फास्ट नहीं लिख लो, तो मैं क्या आपसे थोड़ा सा तेज लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चौथे पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब एक भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकते हैं, तीनों हेड भी हो सकते हैं, राइट है। तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? एच 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 भी चलेगा, एच एच टी भी चलेगा, टी एच एच भी चलेगा, एच टी एच भी चलेगा, ठीक है ना, और एच टी टी भी चलेगा, टी एच टी भी चलेगा और टी टी एच भी चलेगा। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास टोटल केसेस कितने हुए हैं? टोटल केसेस, ठीक है, टी एच एच, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये टोटल केसेस हो रहे हैं हमारे पास 7, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 आउट ऑफ 8। क्वेश्चन फिनिश। 5वें नंबर पे आ जाओ। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? एटलीस्ट 2 हेड। ओके, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब ये कि मैं समझ जाऊं, इसमें ये कहना चाह रहा है कि कम से कम 2 हेड चाहिए, ठीक है। 2 हेड्स या 3 हेड्स चलेंगे, 3 हेड भी चलेंगे। तो अब देखिए साहब, इसके पहले फेवर में कौन कौन से हैं? एक तो है एच एच टी, एक है एच टी एच, एक है टी एच एच, सब में 2-2 हेड आए, एक तीसरा जब तीनों हेड आ जाए। तो इसका मतलब टोटल फेवरेबल केस कितने हुए? 4 आउट ऑफ 8। हम सारी कहानी सैंपल स्पेस से तो उठा रहे हैं, और कहां से उठा रहे हैं? बस इसी में से आते गए क्वेश्चन, फिनिश होता गया। क्या टाइम लगता है ना, बताओ आप। खटाखट होने वाले क्वेश्चन हैं ये, लबक करके होते हैं एकदम, धड़ाधड़ धड़ाधड़। हाँ जी, तो आज के दिन पे हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं और अब मैं चाहता हूं जाने का टाइम। बिल्कुल, मेरे को पता है प्रोबेबिलिटी चालू हो गया है और मैंने आज से उसकी विधिवत शुरुआत भी कर दी। अब तक सारी हम लोग थ्योरम कर चुके हैं, सब काम की बेसिक बातें सारी हो गई हैं। तो साहब अगली बार मिलते हैं प्रोबेबिलिटी के ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ज्यादा बेहतर क्वेश्चंस के साथ। थोड़ा पीएनसी और पढ़ के आइएगा, फिर से बोल रहा हूं। जाते समय में वही प्यारा सा मैसेज, माता पिता का खूब सम्मान करना है, हमें खूब सम्मान पाना है। संघर्ष हम भयंकर कर रहे हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है आप इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और बाकी रही बात भाई बहनों की, तो उनसे नोकझोंक चलती रहती है, और लेकिन हिंसा से दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है, मास्क जरूर पहनना है। जय हिंद साहब।